हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की हमने 4 क्लास पढ़ ली है। पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें हमने अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में चर्चा किया था, पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, सारी चीजें आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके जो पिछली 4 क्लासेस हुई हैं, शुरुआत से पॉलिटी में आप सबको पढ़ा रहा हूं, एकदम आसान लैंग्वेज में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पॉलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप 8,000 10,000 रुपए दे के पढ़ते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम के लिए हो, चाहे पीसीएस एग्जाम के लिए हो, सारी चीजें डिक टू डिक आपको पढ़ाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18 के बारे में। इस लेक्चर में चौथे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इसमें अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। किसमें अवसर की समानता की बात की गई है? ठीक है, तो नियोजन में, राष्ट्रीय नौकरियों में, ठीक है, जो भी नौकरियां दी जाती हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें नियोजन की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 16 में क्या चर्चा की है, इसमें अवसर की समानता की बात की गई है। कहां पे? लोक नियोजन में अवसर की समानता। कहां पे? लोक नियोजन। ओके फ्रेंड्स, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान किए गए। तो अनुच्छेद 16 में कुल 5 प्रकार के प्रावधान किए गए। मतलब क्या है, इसमें यह कहा गया, अगर शुद्ध देहाती भाषा में बोले तो जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें किसी को किस प्रकार आरक्षण देना है, किस प्रकार नहीं देना है, इन सारी चीजों का उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 16 में किया गया। इसके अंतर्गत कुल 5 उपखंड है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में कुल 5 खंड है। पहला खंड क्या कहता है, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है, इसको देखिए। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(1) ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को, किसको भैया? प्रत्येक नागरिक को। नोट करते हुए कॉपी और पेन लेके बैठिए, एक नोट बनाते हुए चलिए। 4 लेक्चर हुए हैं, आज आपका ये 5वां लेक्चर है। तो देखिए, भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को, यहां देखिए लिख उठाना भैया, सरकारी पदों पर नियुक्ति, सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने में अवसर की समानता होगी। तो भैया अनुच्छेद 16(1) ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र मतलब भारत की सीमा के भीतर, जहां तक भारत की सीमा जाती है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, उस सीमा के भीतर जितने व्यक्ति हैं, निवास कर रहे हैं, प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पे, जो भी सरकारी वैकेंसी आती है, सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने के अवसर की समानता होगी। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की गई, याद रखिएगा, केवल सरकारी सेक्टर की बात की गई है। ठीक है, तो सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने में अवसर की सबको बराबर समानता होगी, ये हमारा अनुच्छेद 16(1) कहता है भैया। अब देखिए अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है, इसको देखिए भैया। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक को, ठीक है, किसी भी नागरिक को भैया, अनुच्छेद 15 में आपने 5 प्रकार पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? धर्म पढ़ा था, मूलवंश पढ़ा था, जाति पढ़ा था, लिंग पढ़ा था और जन्म स्थान पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे 16 में 2 आधार और बढ़ा दिया गया है। कौन से 2 आधार बढ़ाए गए हैं भैया, ये देख लीजिए। कौन से 2 आधार बढ़ाए गए हैं? वंश क्रम और निवास, ये 2 नई चीजें जोड़ दी गई अनुच्छेद 16(2) में। जब आप अनुच्छेद 15 पढ़े, पिछला लेक्चर जाके देखिए, अपनी कॉपी में आप नोट किए होंगे, वहां पे 5 आधारों पे भेदभाव को निषेध किया गया था। कौन कौन से 5 आधार 15 में बताया गया था? धर्म बताया गया था, मूलवंश बताया गया था, आपका जाति बताई गई थी, लिंग बताया गया था, जन्म स्थान। ये 5 चीजों के आधार पे भेदभाव को निषेध किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 16 में वंशक्रम या उद्भव और निवास को भी जोड़ दिया गया। तो टोटल यहाँ पे कितने आधार हो जाते हैं? 7 आधार। अनुच्छेद 16 में कुल 7 आधारों की चर्चा की गई, जबकि अनुच्छेद 15 में केवल 5 आधार। चीजें क्लियर हो गई? के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बातें कहां कही गई हैं? 16(2) में। तो भैया अनुच्छेद 16 आपने पढ़ लिया, अनुच्छेद 16(1) पढ़ लिया, 16(2) पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि भैया अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है?
तो यहाँ पे जो यही निवास जोड़ दिया गया है, उसी निवास के बारे में 16(3) में चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है कि भारत निवास स्थान के आधार पर राज्य कुछ विशेष पदों पर भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, ठीक भैया, आधार पर राज्य कुछ विशेष पदों पर, राज्य कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) ये कहता है कि राज्य निवास के स्थान पर राज्य कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसको ये अपवाद है। 16(2) में एक बार कहा गया कि निवास के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं 16(3) में अगला कानून बना दिया गया कि अगर राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर कुछ विशेष पदों का, ठीक है, कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर राज्य चाहता है तो कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? संसद को प्राप्त होगा, ना कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है भैया? संसद को दिया गया है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, ना कि राज्य विधानमंडल को। ठीक है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो भैया राज्य विधानमंडल इस पे कानून नहीं बना सकता है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। ठीक है, तो निवास स्थान के आधार पे राज्य कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कानून बना के कर सकते हैं। और ये कानून कौन बनाएगा? कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार जो भैया है, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? कानून बनाने का अधिकार आपका किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। ठीक है, तो राज्य निवास स्थान के आधार पर कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकता है, लेकिन कानून बनाकर, और वो कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, राज्य की विधानमंडल नहीं बना सकती है। चीजें क्लियर हो गई? तो 16(3) तक आपने समझ लिया होगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया, चीजें क्लियर हो गई। इसके अंतर्गत कुल मिला के 5 खंड दिए गए। 16(1) में हमने पढ़ लिया कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार होगा। 16(2) में हमने पढ़ लिया कि 7 आधारों के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमने ये पढ़ लिया। 16(3) में पढ़ लिया कि निवास स्थान के आधार पे राज्य कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? तो कानून बनाने का अधिकार उस पे संसद को होगा, राज्य विधानमंडल को नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये बड़ा डिस्प्यूटेड चीजें पढ़ने चल रहे हैं अनुच्छेद 16(4) के बारे में। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुच्छेद 16(4). तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। पिछला वाला चीज आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि राज्य यदि राज्यों की राय में सरकारी नौकरियों में सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है, तो वो क्या कर सकते हैं? इनको सरकारी पदों की नियुक्ति में आरक्षण दे सकता है। ठीक है, यदि राज्य की राय में, किसकी राय में? यदि राज्य के राय में, भैया क्या कह रहा है? 16(4) कह रहा है कि यदि राज्य के राय में सरकारी नौकरियों में, ठीक है, राज्य के राय में किसमें भैया? सरकारी नौकरियों में। किसमें कह रहा है? सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, ठीक भैया, एससी, अनुसूचित जाति और एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, एससी एसटी जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कौन सा प्रतिनिधित्व? पर्याप्त संख्या में रूप से पिछड़े वर्गों, एससी एसटी का पर्याप्त, नोट करते हुए चलिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक भैया, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। चीजें क्लियर हो रही हैं?
तो यदि राज्य की राय में सरकारी नौकरियों में ओबीसी का, एससी का, एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य सरकार, ठीक है, तो राज्य उन्हें आरक्षण दे सकते हैं। तो राज्य उन्हें क्या कर सकते हैं भैया? आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है भैया, आरक्षण दे सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? ठीक है, तो 16(4) क्या कर, देखिए हमने 16(1) में क्या पढ़ा था, फिर से देख लीजिए भैया। 16(1) में क्या पढ़ा कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने में अवसर की समानता होगी। फिर हमने पढ़ा 16(2) कि राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के स्थान पे और जन्म स्थान के आधार पे, ये 5 हमने 15 में पढ़ा था। 16 में ये 5 तो है ही, इसके अलावा 2 और वंशानुक्रम जोड़ दिया गया और निवास के स्थान पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16(3) क्या कहता है? अपवाद है कि राज्य अगर चाहे तो निवास स्थान के आधार पर कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति दे सकता है। ठीक है, कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको कानून बनाना पड़ेगा। और ये कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल बनाएगी। चीजें क्लियर हो गई? इसके बाद हमने क्या पढ़ा? 16(4) पढ़ा। यदि राज्य की राय में यह है कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी वर्ग और एसटी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है। तो भैया वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में देखिएगा, इसी में लिखना आपको, वर्तमान में ओबीसी, भैया ओबीसी, एससी और एसटी, तो वर्तमान में जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है को इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है। एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो भैया इसी अनुच्छेद, मतलब 16(4) के अंतर्गत, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपसे पूछे भैया कि वर्तमान में ओबीसी, एससी, एसटी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में नियुक्ति करने में। ठीक है, तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है? इसी के अंतर्गत, यहां लिख लीजिए नोट करके, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है? 16(4) के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया भैया, लेकिन यही नोट कर लीजिए, लेकिन महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत दिया गया है। अगर आपसे पूछे, देखिए क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट चलिएगा, अगर आपसे पूछे कि महिलाओं के आरक्षण का आधार क्या है तो अनुच्छेद 15(3) है। अगर आपसे पूछे भैया, अगर आपसे ये पूछे कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण का आधार क्या है, तो ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण का आधार क्या होगा? अनुच्छेद 16(4) होगा। तो सेम इसी तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी? ठीक है, और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो किस आधार पे दिया गया? ऊर्ध्वाधर आधार पे कि क्षैतिज आधार पे? तो महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया भैया वो आपका क्षैतिज आधार पे दिया गया। किस आधार पे? क्षैतिज आधार पे दिया गया है। ठीक भैया, ना कि ऊर्ध्वाधर आधार पे दिया गया। चीजें क्लियर हैं? तो क्षैतिज आधार पे आरक्षण दिया गया और प्रत्येक वर्ग की महिला अपने वर्ग में ही आरक्षण का हकदार होगी। प्रत्येक वर्ग की जो महिला होगी वो अपने वर्ग में ही आरक्षण की हकदार होगी। ये चीजें कहां बताई गई हैं? अनुच्छेद 16(4) में। तो जो पिछड़े वर्ग की आरक्षण की व्यवस्था की गई भैया, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वो किस आधार पर की गई? तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मंडल आयोग की संस्तुति पर मिला। ठीक है, आरक्षण किसके आधार पर मिला? मंडल आयोग के आधार पे। मंडल आयोग कब बना था? मंडल आयोग आपका 1978 में बना था। तो 1978 में
मंडल आयोग की संस्तुति पर मिला, संस्तुति पर। भैया इसको नोट करते हुए चलिएगा, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एकदम कत्तई जहर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मंडल आयोग की संस्तुति पर मिला था। मंडल आयोग कब बना था भैया? तो मंडल आयोग आपका 1978 पे बना था, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण कितना दिया गया इसके आधार पे? 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया था। कितना आरक्षण दिया गया था? 27%। ठीक है, इसको लागू कब किया गया था? तो 1990 में इसको लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1990 में भैया इसको लागू किया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया भैया। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा 1990 में ओबीसी आरक्षण 27% आपका लागू किया गया था। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, और इसमें क्रीमी लेयर की भी व्यवस्था की गई थी, जिसकी सीमा ओबीसी वर्ग में वर्तमान में कितनी रखी गई है? 8 लाख रखी गई है। तो क्रीमी सीमा, जो क्रीमी लेयर की सीमा रखी गई वो कितनी रखी गई है? 8 लाख आपकी रखी गई है। ठीक है, इंदिरा साहनी के मामले में अब देखिए भैया, एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाता है यहाँ पे, ये तो सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में आरक्षण की बात हो गई, लेकिन क्या प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है? तो इस पे एक विवाद होता है। प्रमोशन में आरक्षण को लेके एक विवाद होता भैया। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेके जो विवाद होता है उसका नाम है, उसी मामले में एक केस दायर होता है भारत संघ बनाम, भारत संघ बनाम, ठीक है, इंदिरा साहनी। तो भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी जो मामला होता है वो होता है आपका 1993 में। तो भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी का मामला आता है 1993 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी का मामला था, इसमें यह कहा गया कि पदोन्नति में मतलब प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता है। इस मामले में कहा गया, क्या कहा गया? कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक भैया, ये यहां पे कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता है, और आरक्षण की जो सीमा है, और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। सीमा 50% से ज्यादा नहीं होगी। ये चीजें कहां कही गई थी? तो एक तो इंपॉर्टेंट ये है भैया कि अनुच्छेद 16(4) से संबंधित मामले का नाम क्या है? तो अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 16(4) से संबंधित जो मामला है वो क्या है? भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी मामला 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि पदोन्नति में तो आरक्षण का बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा क्या कहा कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक भैया, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है, इसी निर्णय को प्रभावहीन बनाने के लिए 77वां संविधान संशोधन किया गया। जो ये निर्णय आया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता, इसको प्रभावहीन बनाने के लिए संसद ने एक कानून बनाया। क्या बनाया? आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 77वां संविधान संशोधन किया गया। 77वां संविधान संशोधन किया गया भैया, 77वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए। ठीक है, क्या किया गया? 77वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ही भैया, इसी अनुच्छेद 16(4) में अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। क्या किया गया? अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) का को जोड़ा गया। किस लिए जोड़ा गया?
भैया अगर आपसे पूछा जाए किस लिए जोड़ा गया, उसी इसलिए जोड़ा गया। इसको देखिए किस लिए अगर आपसे पूछे तो ये जो भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डिसीजन आया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता है और प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था करनी थी क्योंकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनका सरकारी नौकरियों में नहीं था। तो इस जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को आया था, इसको प्रभावहीन बनाने के लिए संसद ने एक विधेयक लाया और कानून में संशोधन किया। उसका नाम क्या है, जो संशोधन हुआ उसका नाम है 77वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4) को जोड़ा गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया। तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 16(4). ठीक है, अनुच्छेद 16, अब तक हम लोग 4 पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे 16(4) का। इसको कब जोड़ा गया, तो 77वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें कहा क्या गया, यदि देखिए इसमें यह कहा गया भैया, इसमें यही कहा गया कि यदि राज्य की राय में, हमेशा यही लिखा जाएगा, यदि राज्य के राय में सरकारी नौकरियों में ठीक भैया, सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ठीक है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, ठीक है, यदि राज्य के राय में सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, ठीक है, उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता, तो उन्हें पदोन्नति में आरक्षण क्या किया सकता है, दिया जा सकता है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। चीजें क्लियर हैं भैया? तो देखिए अगर 16(4) का जो जोड़ा गया 77वां संविधान संशोधन द्वारा, वो क्यों जोड़ा गया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसको निप्रभावी अर्थात प्रभावहीन बनाने के लिए ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि यदि राज्य के राय में नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 16(4) का में। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 16(4) खा भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4) खा भी जोड़ा गया भैया, अनुच्छेद 16(4) खा भी जोड़ा गया। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया, तो इसको आपका जो है वो 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा, 81वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 81वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है भैया, इतना मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपका एक जो नोट्स बनेगा वो प्रॉपर तरीके से बने और जब भी एग्जाम हो तो आप उसका रिवीजन कर पाए। तो देखिए अनुच्छेद 16(4) का को किसके द्वारा जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 16(4) का को 81वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जबकि अनुच्छेद 16(4) का को 77वां के द्वारा, अनुच्छेद 16(4) खा को 81वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या व्यवस्था की गई, तो देखिए जो आप देखते हैं ना बैकलॉग के पदों के बारे में आप लोग देखते हैं, बैकलॉग पद, तो बैकलॉग पदों के बारे में व्यवस्था इसी में की गई है। और अनुच्छेद 16(4) खा में क्या कहा गया है, यदि पूर्व में आई रिक्तियां यदि पूर्व में आई नियुक्तियां एससी और एसटी के उम्मीदवारों से नहीं भर ली जाती हैं तो आगे उन पर 50% आरक्षण की सीमा जो होगी वो लागू नहीं होगी। ठीक है, यदि यहां क्या कहा गया, यदि पूर्व में आई, ठीक है, इसमें क्या कहा गया भैया कि यदि पूर्व में आई रिक्तियां, ठीक है, यदि पूर्व में आई रिक्तियां एससी एसटी द्वारा नहीं भर ली जाती हैं, क्या कहा गया भैया, यदि पूर्व में आई रिक्तियां एससी और एसटी के उम्मीदवारों से नहीं भर ली जाती हैं तो आगे उन पर 50% की आरक्षण सीमा नहीं लागू होगी। तो आगे
उन पर 50% की आरक्षण सीमा लागू नहीं होगी। इसका मतलब क्या भैया, तो वो जो अभी उस डिसीजन में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में ये भी कहा गया था ना कि आरक्षण की सीमा 50% ज्यादा नहीं हो सकती है, तो उसकी काट के लिए भी अनुच्छेद 16(4) खा जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) खा जोड़ा गया, इसीलिए कि अगर जो पद निकाले गए हैं वो एससी और एसटी से नहीं भर जाते हैं तो आने वाले समय में तो आगे उन पर 50% की आरक्षण सीमा नहीं लागू होगी। मतलब ये है कि उनकी संख्या 50% से ज्यादा हो जाएगी, वो पद एससी और एसटी के लिए ही आरक्षित रहेंगे, किसी और को नहीं दिए जाएंगे। तो आगे उन पर 50% की आरक्षण सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, लागू नहीं होगी। ये बात कहां पे कही गई है, ये बात आपके अनुच्छेद 16(4) खा में कही गई है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 16(4) के साथ मिला के जो ये अनुच्छेद 16(4) खा है और अनुच्छेद 16 है, इसी आधार पे ओबीसी को भी बैकलॉग दिया जा सकता है। ओबीसी को भी बैकलॉग इसी आधार पे दिया जाता है। ठीक है, तो बैकलॉग से जो पद भरे जाते हैं वो किसके अंतर्गत भरे जाते हैं, अनुच्छेद 16(4) खा के अंतर्गत भरे जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि 77वां संविधान संशोधन और 81वां संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता कह दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं हो सकता है और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस डिसीजन को प्रभावहीन बनाने के लिए क्या करना पड़ा भैया, 77वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा कहा गया अनुच्छेद 16(4) का में कि यदि राज्य की राय में नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एससी एसटी को पर्याप्त संख्या नहीं है अगर, तो पदोन्नति में उनको आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा 16(4) खा में यह व्यवस्था की गई कि यदि पूर्व में आई रिक्तियां एससी एसटी द्वारा नहीं भर ली जाती हैं तो आगे उन पर 50% की आरक्षण सीमा नहीं लागू होगी। तो इन दो अनुच्छेदों को जोड़ के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसको प्रभावहीन बना दिया गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि अनुच्छेद 16(4) का इसमें क्या किया गया, 16(4) खा में। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कि अनुच्छेद आगे हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, आगे हम लोग देखने ये चल रहे हैं कि अनुच्छेद 14(5) में क्या कहा गया, 16(5) में क्या कहा गया। देखिए यहां तक चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है भैया, अनुच्छेद 16(5) में यह कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए, संस्थाओं के प्रबंधन के लिए, ठीक भैया, संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उसी धर्म या संप्रदाय, इसमें कहा गया संस्थाओं के लिए उसी धर्म, ठीक है, उस धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों की नियुक्ति कर सकता है, उस धर्म या अनुयायियों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, की नियुक्ति कर सकता है। नोट करते हुए चलिएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं केवल समझा सकता हूं, ठीक है। अब देखिए 16(5) में यह कहा गया कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उस धर्म या अनुयायियों की नियुक्ति कर सकता है और इसे अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत जो कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इससे उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। तो 16(5) तक हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 भैया ये सब आपके द्वारा तो पढ़ा ही गया है, लेकिन फिर से ध्यान से इसको देखिएगा। अनुच्छेद 17 क्या करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है।
भैया। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि छुआछूत जो है इसको बंद किया जाएगा, ठीक है। तो छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, मतलब अस्पृश्यता का निषेध किया गया किसके द्वारा, तो अस्पृश्यता का निषेध जो आपका किया गया भैया वो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 17 के द्वारा ये किसके विरुद्ध है, यह सरकारी और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध है। तो ये जो अनुच्छेद 17 है ये सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए है, दोनों के लिए है भैया। तो ना सरकारी जगह पे कहीं पे अनटचबिलिटी की जाएगी, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, ठीक है, कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्थानों पर इसका निषेध किया जाएगा, ठीक है। ये क्यों कहा गया, तो व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए। नहीं तो आप देखते कि जो तथाकथित जिनको छोटी जातियां कहा जाता है उनका हाथ का दिया पानी नहीं पिया जाता है, वो जहां पे बैठेंगे वहां पे कुछ तथाकथित लोग बैठेंगे नहीं, तो इसे कहते हैं अनटचबिलिटी, छुआछूत का व्यवहार करना, भैया हम तोरे हाथ एक पानी ना पिए, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी उसका उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा कि छुआछूत का पूर्णतः अंत किया गया। और ये सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए है कि कोई भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता है, छुआछूत और अस्पृश्यता दोनों के लिए इसका निषेध किया गया ताकि व्यक्ति की गरिमा बहाल हो सके, ठीक है, सभी लोग एक बराबर हैं, इसका संदेश जा सके, छुआछूत का अंत किया गया इसके द्वारा। और इसी के द्वारा, ठीक है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना भैया, सामाजिक न्याय की स्थापना करना अनुच्छेद 17 का उद्देश्य है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अगर आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या है तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसी को प्रभावी करने के लिए अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम आया था। क्या आया था, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम। तो अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 इसी के लिए लाया गया था। इसी के द्वारा छुआछूत पे पूर्णतया रोक लगाई गई थी, किसके द्वारा, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा, ठीक है। इसी का नाम बदल दिया गया 1976 में और इसका नाम कर दिया गया नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम। तो नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम, अधिकार अधिनियम, ठीक है, नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1976। तो भैया जो ये था ना अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 जो लाया गया था 1976 में उसी का नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, नाम रखा गया नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1976। तो चीजें क्लियर है। अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का निषेध किया गया, ये सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के लिए है, ठीक है, दोनों के विरुद्ध है। सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 17 का उद्देश्य क्या है तो भैया सामाजिक न्याय की स्थापना करना इसका उद्देश्य है और उस स्थापना के लिए ही अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 लाया गया जिसमें छुआछूत पर पूर्णतया निषेध लगाया गया इसके द्वारा। 1976 में इसी का नाम बदल के नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम कर दिया गया। तो अनुच्छेद 17 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 18 के बारे में कि अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है। देखिए भैया अनुच्छेद 18 इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत किया गया है। किसका अंत किया गया, अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। तो भैया इसमें इसके द्वारा उपाधियों का अंत किया गया। तो उपाधियों का अंत किस प्रकार किया गया भैया, पहले देखते नहीं थे लॉर्ड मैकाले अपने नाम के सामने भगवान लगा ले रहे हैं, उपाधि अपने आप ले रहे हैं। तो इन सब उपाधियों के अंत के लिए ही, क्योंकि जब भारत का अपना संविधान बना था उस समय कोई लॉर्ड मैकाले बना फिर रहा है, अपने आप को भगवान घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो भारत जब आजाद हो तो ऐसी कोई उपाधि ना हो जिसके कारण भेदभाव हो। तो उपाधि आपके नाम के सामने भगवान लग जाए लॉर्ड और अगला आदमी के साथ कुछ और लगा ही नहीं है तो वो क्या समझेगा, अपने आप को हीन दृष्टि से देखेगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी 14 से 18 में किसकी चर्चा हो रही है, समानता के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि किस प्रकार सभी व्यक्ति समान होंगे। तो इसलिए उपाधियों का भी अंत किया गया ताकि किसी के अंदर हीन भावना ना आए और किसी के अंदर ऊंच भावना ना आए। तो ऊंच नीच के विभेद को समाप्त करने के लिए उपाधियों का, इसके द्वारा उपाधियों का क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, इसके द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक, इसमें भैया कुछ व्यवस्था की गई, जैसे अनुच्छेद 18(1) में, आर्टिकल 18(1) में क्या कहा गया, इसमें कुछ खंड दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 18(1) ये कहता है कि राज्य, विद्या या सेना संबंधी उपाधि छोड़ के राज्य, विद्या या सेना, ठीक है भैया, राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधि, जैसे भैया होता नहीं आपकी डिग्री, एमए की उपाधि मिल गई, बीए की उपाधि मिल गई, एलएलबी की उपाधि मिल गई। ठीक, तो राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधि छोड़कर, संबंधी उपाधि छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं देगा, छोड़कर नागरिकों को अन्य कोई उपाधि नहीं देगा, अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 18(1) में। ठीक भैया, नहीं देगा कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 18(1) में इसको कहा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 18(2) में क्या कहा गया, भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। 18(2) में क्या कहा गया है, 18(2) में कहा गया है भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रहण नहीं करेंगे। तो भैया भारतीय नागरिक जो हैं वो विदेशों से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। ये व्यवस्था कहाँ की गई है, 18(2) में। इसके अलावा 18(3) क्या कहता है, गैर नागरिक या विदेशी जो कि भारत में लाभ या विश्वास के पद पर हैं, वो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई विदेशों से उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ क्या कहा गया, विदेशी नागरिक, भैया विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पे हैं, ठीक है, भारत में लाभ के पद पर हैं, वो भी क्या करेंगे, विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पे हैं, वो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो भी कोई विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 18(2) में भारतीय नागरिकों के लिए निषेध किया गया कि विदेश से कोई आप उपाधि नहीं लेंगे। वहीं 18(3) में उन विदेशी नागरिकों को निषेध किया गया इसके लिए जो भारत में किसी लाभ के पद पर हैं, जो भारत में लाभ के पद पर हैं, वो भी कोई उपाधि विदेशों से नहीं ले सकते बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। ठीक है, तो विदेशी नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर हैं, वो बिना किसकी अनुमति के, राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के क्या नहीं ले सकते हैं, विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकते, बिना अनुमति के विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकते। उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चीजें क्लियर हो गई। तो 18 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, इसके द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, क्या क्या, 18(1), 18(2), 18(3) और इसी के अलावा एक और व्यवस्था की गई है 18(4) में। तो अनुच्छेद 18(4) में क्या कहा गया भैया, ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद 18(4) कहता है कि गैर नागरिक या विदेशी जो कि भारत में, ठीक है, गैर नागरिक या विदेशी जो कि भारत में लाभ या विश्वास के पद पर हैं, वह राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई उपलब्धि या गिफ्ट भी नहीं ले सकते। यहाँ पे उपाधि की बात कही गई है और 18(4) में इन्हीं के लिए क्या कहा गया है, कोई गिफ्ट या उपहार भी नहीं ले सकते, कोई गिफ्ट या उपहार भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो जो विदेशी नागरिक हैं वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेशों से कोई गिफ्ट या उपहार भी नहीं ले सकते। इसी को जोड़ दिया गया 18(4) में। चीजें क्लियर हो गई। तो 18 के अंतर्गत हमने उपाधियों का अंत पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, चौथी क्लास और 5वीं क्लास में मिला के हमने समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक को समाप्त कर लिया है। अनुच्छेद 14 और 15 में हमने
पहले चौथे लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने अनुच्छेद 16, 17 और 18 एकदम डिटेल से पढ़ा है। नोट करते हुए चलिएगा, पूरी की पूरी पॉलिटी बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझाते हुए लिखाते हुए चलूंगा, ताकि आपका एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाए, जिससे आपको भविष्य में चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस प्री और आरओ का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए नेसेसरी जितना होता है सिलेबस, वो सारा का सारा मैं आपको करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी पॉलिटी आप पढ़ेंगे, कहीं भी 5 से 10 हजार के नीचे नहीं पढ़ाया जाता। उसी डिटेल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका आप आकलन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये 5वीं क्लास खत्म की है। अगली क्लास में हम अनुच्छेद 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समानता का अधिकार पहला हो गया, दूसरा क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका फायदा उठाइए। बाकी जो लोग अभी इसको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर के जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। धन्यवाद। भैया